बार बार पढ़ते हैं भाई एनर्जी की जो एसआई यूनिट है जूल्स। ठीक है, तो ये जूल्स लॉ है क्या, क्या बोलता है जूल्स लॉ। तो भाई इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हीट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, heat produced in a conductor is first one directly proportional to the square of heat, sorry, square of current. Second, directly proportional to the resistance of wire या resistance of conductor. And third one is the directly proportional to the time. यहाँ पर हम टाइम की बात करें तो कौन सा टाइम, कि जितने टाइम तक उसमें से करंट पास होने लग रहा है उसके क्या होता है भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये तीनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है तो ये अपना जूल्स लॉ ये बोलता है कि हीट के अकॉर्डिंग कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होने लग रही है, जनरेट होने लग रही है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस द फर्स्ट वन, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट आई स्क्वायर। सेकंड जो कंडीशन दे रखी है, दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। एंड नेक्स्ट जो दे रखी है, दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। तीनों के क्या है आपके पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। इन तीनों को जब मैं कंबाइन कर देता हूं तो कंबाइन करने पर मेरे पास निकल के आता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी। ये निकल के आता है मेरे पास भाई, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट यूज कर लेते हैं के आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पर के की वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये के अपने आप हट जाता है, तो हीट का जो फॉर्मूला निकल जाता है दैट इज द आई स्क्वायर आर टी। यही फॉर्मूला अपने पास जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है, और यही फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में इसको सोल्व किया था उसके अकॉर्डिंग निकल के आया था। ठीक है, तो यही अपने पास जूल्स लॉ होती है कि भाई हाँ भाई कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें हीट कितनी जनरेट होने लग रही है, तो किसी भी कंडक्टर में जितनी हीट जनरेट होगी वो क्या हो जाएगी भाई, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, सॉरी टी। तो तीनों को जब आप बराबर कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा भैया, क्लियर है। तो सिर्फ इसमें इसका जो करंट की मैग्नीट्यूड यूज होता है, तो करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो तो बेटा किसी टर्मिनल से हो सकती है, लेकिन हमें तो वायर में यूज करना है। ठीक है, तो अपने पास ये जो उसका हीट जो होता है, जो लॉ ऑफ हीटिंग होता है, जो सिर्फ उसके हीटिंग इफेक्ट को बताता है कि हमें किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, आप मान लो भाई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कह दिया मेरे पास कोई भी एक कोइल है, ठीक है, और उस कोइल में से कुछ करंट पास होने लग रहा है और कुछ टाइम के लिए पास हो रहा है। सिंपल मान लिया कि देयर इज ए कोइल ऑफ हीटर, एक क्वेश्चन अपने पास सोल्व कर रहे हैं भैया पर, कि कोइल ऑफ हीटर आपके पास कोई भी कोइल है इसमें से, ठीक है, इन ए कोइल ऑफ हीटर करंट इज passes is 5 ampere and the heat produced is 200 kilojoule in a time of 10 minutes. फाइंड द रेजिस्टेंस, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया गया है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कोइल। जो कोइल उसमें यूज की रखी है भाई उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दे रखा है इन कोइल ऑफ हीटर करंट इज पासेस इज 5 एम्पियर एंड द हीट प्रोड्यूसेस 200 किलोजूल इन ए टाइम ऑफ 10 मिनट। कि बोले भाई एक कोइल में से 10 मिनट के लिए करंट पास किया गया, उस पासिंग करंट ने
कितनी हीट प्रोड्यूस करती है भाई, 200 किलो जूल। तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ अपने पास। सॉल्यूशन दैट जो भाई हीट है वो दे रखी है मेरे पास 200 किलो जूल, हीट दे रखी है भाई 200 किलो जूल। तो किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो आप इसको कर सकते हो 200 इंटू 10⁻3 जूल, क्योंकि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे एंड किलो जूल इज नॉट एसआई यूनिट। करंट कितना दे रखा है भाई अपने पास, दैट आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर एंड द टाइम पीरियड, टाइम कितना दे रखा है भाई 10 मिनट। तो अब जो 10 मिनट है तो वो 10 मिनट भी एक एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो ये हो जाएगा भाई 600 सेकंड। ये हो गया आपके पास। आपको क्या कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, तो हीट का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एस इज इक्वल टू द आई स्क्वेयर आर टी। डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करेंगे कि द एस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो गया। पुट करो, हीट आपके पास दे रखी है 200 इंटू 10⁻3, आई की वैल्यू दे रखी बेटा आपके पास 5, इसका स्क्वेयर कर दो। आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और टाइम आपके पास दे रखा है 600 सेकेंड। तो सिंपली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आर की वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज 200 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई, क्योंकि ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगी तो भाई किस में जाएगी वो डिवाइड में, तो डिवाइड में फिर हो जाएगा भाई 25 इंटू 600। इसको मैं 1000 ऐसे लिख लेता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि और ज्यादा आपके पास सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। सिंपली सोल्व करोगे आप पास इधर से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 8 हो गया आपके पास, और आप इसको करोगे तो ये 4 और 3 मीन 40/3 ओम। उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना निकल गया भाई, 40/3 13.3 ओम रेजिस्टेंस है उसका, ठीक है। क्लियर। तो आपके पास क्या हो जाएगा इसमें कि आप इसको सॉल्व करेंगे, जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा दैट रेजिस्टेंस इज 40/3 ओम। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट हो गया भाई कितना ओम रेजिस्टेंस हो गया उसमें, उसकी जो कोईल है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये 40/3 ओम हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हीट का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, किसी तरह से घुमा कर दे रखा हो तो उसमें घबराने जरूरत नहीं, तो भाई होता है क्या है। क्लियर। नेक्स्ट इज, अब आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास 2 बच जाते हैं। तो भाई पावर, एक आपके पास फ्यूज कंडक्टर्स होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि पहले मैं पावर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम फ्यूज की बात करेंगे भाई फ्यूज क्या होता है अपने पास और कैसे वो काम करता है। तो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक पावर को किसके डिफाइन करते हैं कि सीधी या तो भाई पावर का मतलब कि द कंजप्शन ऑफ हीट इन ए यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कितनी हीट को कंज्यूम करने लग रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। द कंजप्शन और डेप्रेशन ऑफ एनर्जी इन ए यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में कोई कितनी हीट को जनरेट कर रहा है, कितनी हीट को कंज्यूम करने लग रहा है, उसकी जो एबिलिटी होती है उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं भाई, पावर बोलते हैं। क्लियर। तो सिंपली अगर हम बात कर ले पावर क्या है, तो पावर क्या होता है आपके पास, एक फॉर्मूले की फॉर्म में हम बाद में लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजप्शन और कंजप्शन का मतलब है आपके पास वो कंजप्ट करने लग रहा है, और डेसिपिटेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजप्शन और डेसिपिटेशन ऑफ एनर्जी। अब बेटा आपके पास ये होता है कंजप्शन, ठीक है, डेसिपिटेशन ऑफ एनर्जी, या फिर इसको मैं कह देता हूं कि भाई आपके पास रेट ऑफ का मतलब क्या होता है,
चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई टाइम की क्योंकि रेट का मतलब हो गया तो आपके पास होता है, या फिर मैं कहता हूं भाई कि किसी को पावर को किससे करते हैं कि चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर मैं कह दूं कि हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ये भी हो सकता है आपके पास। इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये है, हीट प्रोड्यूस और कंज्यूम इन ए यूनिट टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पावर बोल देते हैं कि उसने कितनी हीट को कंज्यूम किया है या कितनी हीट को उसने जनरेट किया है, उसको एक यूनिट टाइम में जो भी होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, पावर। तो सिंपली पावर दैट इज एनर्जी और हीट पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी या कितनी हीट को उसने जनरेट किया या उसने कंज्यूम किया, तो दैट इज नोन एज द पावर। ठीक है, तो इस पावर को पहले देते हैं अपने पास हीट पर यूनिट टाइम, और हीट की वैल्यू आपने अभी अभी देखा था, क्या फॉर्मूला था अपने पास, आई स्क्वेयर आर टी अपॉन टी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास आई स्क्वेयर आर। तो अगर हम बात करेंगे पावर होती क्या है, पावर इज आई स्क्वेयर आर। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इसका पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, और तीसरा हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले जो हीट के डिफरेंट फॉर्मूले थे, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि हीट का जो फॉर्मूला था, तीन डिफरेंट फॉर्मूले हीट के, हीट एस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, दूसरा था हमारे पास वी स्क्वेयर अपॉन आर टी, और तीसरा था हमारे पास वी आई टी। ठीक है, जब इन तीनों को मैं पर यूनिट टाइम से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा आई स्क्वेयर आर, वी स्क्वेयर आर और ये वी आई। तो ये तीनों आपके पास क्या होता है भाई, किसी भी पावर को निकालने के लिए इसको जो फॉर्मूला होते हैं आपके पास होते हैं आपके पास पावर कैलकुलेट करने के। क्लियर है, तो ये इसकी पावर को कैलकुलेट करने के ये फॉर्मूले होंगे। अब बेटा इसके बाद क्या आपके पास, इसके नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि भाई ऐसी कौन सी चीज होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, या इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो हम किसको मेजर करते हैं, तो जो एसआई यूनिट ऑफ पावर है, दैट एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ दैट पावर इज व्हाट, WA ऐसा यूनिट होती है भैया, इसके पास अपने पास क्या होती है, ये वाट होती है। क्लियर, आपके पास ऐसा यूनिट कितने होगी, यहाँ पे वाट होगी। अब आपसे वाट इसको भाई अगर हम डिनोट करेंगे, जैसे भाई कोई भी चीज है पावर किसी की तो 50 वाट, तो सिंपली कैपिटल डब्ल्यू से इसको क्या कर देंगे, इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू से इसको क्या किया जाता है भाई, आपके पास डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये वाट होती है पावर की ऐसा यूनिट, क्या होगा भाई, इसको वाट बोलते हैं। अब इसमें डिफाइन करवाया जाता है कि भाई कब आप 1 वाट बोलोगे, तो इस 1 वाट का मतलब क्या है कि 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम इन 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पावर दैट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर की यूनिट है वाट, एनर्जी की यूनिट है जूल, और टाइम की यूनिट है सेकेंड। अगर मैं बात कर लेता हूं कि 1 वाट किसको कहेंगे, तो 1 वाट क्या होती है कि 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम इन ए सेकेंड। जब 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम की जाती है, उस टाइम पर जो उसमें पावर जनरेट हो गया, पावर बनेगी उसकी, दैट पावर इज 1 वाट। क्लियर है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि 1 वाट इज कंजप्शन ऑफ ये होगा आपके पास कि 1 वाट इज डेसिपिटेशन ऑफ एनर्जी, 1 जूल एनर्जी। डेसिपिटेशन में दोनों चीज आ जाती है भाई, आपके पास कंजप्शन भी आ जाती है और उसमें उसकी प्रोडक्शन भी आ जाती है। ठीक है, तो 1 जूल इज
सॉरी 1 वाट इज डेसिपेशन ऑफ एनर्जी 1 जूल एनर्जी इन ए सेकेंड। जब एक सेकंड के अंदर 1 जूल एनर्जी का उसका प्रोडक्शन होने लग रहा है, उसको कंज्यूम करने लग रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं भाई अपने पास 1 वाट बोलते हैं। क्लियर है। अब इसकी एक कॉमर्शियल यूनिट होती है भाई कि इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है। ठीक है, पावर की जो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो, अब उस इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है वो आप इसमें कैसे काउंट करते हो। क्या मेरे होते हैं आपके पास 1 यूनिट भाई किसको बोलते हो कि भाई क्या कहते हैं भाई, आप लोगों ने सुना होगा भाई 1 यूनिट निकाल दी है, 2 यूनिट आपके मीटर में निकाल दी है। वो 1 यूनिट 2 यूनिट क्या होती है, वो एनर्जी होती है। ठीक है, वो क्या होती है भाई एनर्जी, जो आपने अपने घर में यूज कर ली है। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आने लगी है मीटर से होते हुए, तो मीटर के अंदर क्या होता है कुछ रीडिंग स्केल्स लगे होते हैं। तो वो क्या करेगा, जैसे आप जितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो वो उतनी एनर्जी को उसमें ऐड करता चला जाता है। जैसे ही आपकी 1 यूनिट होगी वो तुरंत उसको एक 1 से डिनोट कर देगा और नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। अब वो 1 यूनिट किसके बराबर होती है, दैट 1 यूनिट इज द 1 किलोवाट आवर। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट की बात करेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, दैट इज 1 किलोवाट आवर कि 1 घंटे में कितनी पावर कंज्यूम की गई है, दैट इज द 1 किलोवाट आवर, दैट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये आपके पास कॉमर्शियल यूनिट होती है आपकी। ठीक है, दैट इज द 1 किलोवाट आवर। और जो 1 किलोवाट आवर कोई पूछ ले आपसे कि भाई जूल की टर्म में बताओ, क्योंकि एनर्जी है तो 1 किलोवाट जो आवर होता है इन द टर्म ऑफ जूल, दैट इज द 3.6 into 10 raised to power 6। ठीक है भाई, दैट इज द 3.6 into 10 raised to power 6 जूल। ऐसा यूनिट में इसके बराबर होगी। जब आपकी एक यूनिट मीन आपका मीटर, जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर है, वो जब 1 यूनिट को शो करने लग रहा है, तो वो जो 1 यूनिट, इसका मतलब क्या है कि भाई आप लोगों ने इतनी एनर्जी यूज कर ली है 10 raised to power 6 जूल। जो एनर्जी है वो आप क्या कर चुके हो भाई, यूज कर चुके हो। इतनी एनर्जी को यूज करने के बाद आप लोगों ने क्या किया भाई, उसकी एक 1 यूनिट निकल के आई है। ठीक है, तो ये आपके पास होता है भाई इसकी पावर का होता है। क्लियर। उसके बाद पावर के बाद आपके पास मैंने बताया था एक छोटा सा चैप्टर बच जाता है भाई, फ्यूज का छोटा सा चैप्टर बच जाता है बस। अब ये फ्यूज है क्या, ठीक है, किस चीज को हम कहते हैं भाई, इसमें फ्यूज कहाँ पर यूज करते हैं और ये कैसे काम करता है, वो चीजें देखेंगे भाई। फ्यूज काम जो काम है वो कैसे होता है, देखो जस्ट एक बेटा यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आई तो आप लोग मुझे बताइए एक बार। जो बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट है वो मैसेज करें बेटा। आई थिंक यहाँ पर सिर्फ 9 बच्चे ही प्रेजेंट है, पता नहीं बाकी क्लास के बच्चे कहाँ रहते हैं भाई। एक सेकंड में पर अटेंडेंस ले लेता हूँ। देखो यार, फ्यूज क्या होता है भैया, फ्यूज बेसिकली बात कर ले इस फ्यूज की तो होता क्या है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। और ये हर एक जो आपके पास इंपॉर्टेंट जो भी समझे कि इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन होता है, जैसे अप्लायंसेस होते हैं, उनमें इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि उनको सेफ्टी के लिए क्या होता है, एक ऐसा वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, लेकिन उसमें एक हीट का फैक्टर होता है कि भाई इससे ज्यादा अगर उसमें से करंट या हीट जाने लग रही है तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि सर्किट है ये भाई, यहाँ से आपके बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी आने लग रही है, ये आपके घर का मीटर आपने यहाँ पर लगा दिया, ये मीटर यहाँ पर लगा दिया। इस मीटर के बाद आप लोगों को पता होगा, आपने एक एमसीबी का नाम सुना होगा भाई, जो आप एमसीबी का नाम बार बार पढ़ते हो, ठीक है आपके पास, ठीक है, जो सर्किट बोर्ड बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो ये एमसीबी में इसको मैंने हटाकर यहाँ पर एक सिंपल एक फ्यूज लगा दिया। जैसे मैंने क्या कर दिया भाई, एक छोटा सा वायर लगा दिया,
इस तरह से मैं पहले इसको स्पेस खाली छोड़ दूँ और फिर अपने घर में भाई इसकी सप्लाई दे दी गई, जैसे जहाँ पर भी जानी है वो सप्लाई अपने घर में जाने लग रही है कहीं पर भी। ठीक है, ये फ्यूज क्या होता है, एक सिंपल कंडक्टिंग वायर होता है। ठीक है, जैसे आपके पास ये हो गया कंडक्टिंग वायर होता है, इसकी अपनी कुछ कैपेसिटी होती है। जैसे इसकी कैपेसिटी के ऊपर लिखा रहता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो जैसे क्या होगा कि भाई इसमें उस वैल्यू से ज्यादा जब करंट पास होगा तो इसकी क्या होता है, ये आपको पता है, जो हीट का फॉर्मूला है एट इज इक्वल टू दैट आई स्क्वायर आर टी। रेजिस्टेंस इसका फिक्स होता है, टाइम इसका कोई लिमिट नहीं होता है, भाई कितने टाइम के लिए जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी करंट वैल्यू फिक्स होती है। जब तक ये आई की वैल्यू उससे नीचे रहेगी, इसकी जो मेन वैल्यू इससे नीचे रहेगी, उसमें हीट कम पैदा होगी, तो क्या होगा कि हमारा सर्किट कंप्लीट रहेगा। लेकिन जैसे ही मान लो इस आई के जैसे ये 2 एम्पियर में यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है और इसमें करंट चला गया अपने पास 2.5 एम्पियर, तो ये क्या करेगा, एक हैवी हीट को जनरेट करेगा। और ये जो वायर होता है ये लो, ये समझो कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में, वैसे ये नहीं कि बिल्कुल लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन वो बताऊंगा कि किसके कंपैरिजन में लो होता है, किसके कंपैरिजन में हाई होता है। ठीक है, वो चीज आपको बताऊंगा भाई फ्यूज वायर को कैसे कनेक्ट करते हैं और क्या क्या इसमें ये वायर होती है। ठीक है भाई, देखिए मैं जो फ्यूज के बारे में बता रहा हूँ कि होता क्या, समझ में कुछ आया हो, नहीं तो अभी और आ जाएगा थोड़ा सा। बेसिक फ्यूज है क्या, फ्यूज एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है भाई, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट और जो रेजिस्टेंस वैल्यू बोथ आर हाई। एक लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है कि हमें बिल्कुल लो मेल्टिंग, लेकिन कुछ कुछ चीजों में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे इनमें थोड़ा सा हीट ज्यादा जाएगी तुरंत, जो बहुत हाई सिक्योर चीजें होती है उनमें इसका ज्यादा मेल्टिंग सॉरी बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है आपके पास। ठीक है, अब ये जो होता है कि आपके पास, मैं इसको लिखवा देता हूँ कि फ्यूज है क्या। फ्यूज, it is a safety wire, it is a safety wire pieces used in circuit series, used in series in सर्किट में इसको सीरीज में जोड़ते हैं भाई। कभी भी आपस में ये नहीं कि भाई वो एप्लीकेशन में जोड़ा जा रहा है कि हाँ भाई ठीक है, नहीं है। ठीक, ये इसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब क्या होगा, ठीक है भैया, क्या सेफ्टी वायर होता है जिसमें बता दें इससे क्या होता है। सेफ्टी वायर होता है, सीरीज में यूज किया जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। यूज कैसे करते हैं, यूज मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई जैसे इसको सर्किट में क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जैसे ही इसका जो टेम्परेचर वो इसके जो लिमिटेड टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है, जैसे मान लो कि कोई वायर सर्किट हो गया उसमें से हाई करंट पास होने लग गया, तो इसकी जो लिमिटेड वैल्यू है अगर ये उससे ऊपर जाएगा तो ये जो कंडक्टर होता है ये क्या करेगा, वहां से डिसकनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको जोड़ रखा है, कुछ इस तरह का होता है। एक ऐसा होता है इसमें छोटा सा वायर होता है और यहाँ पर आपके पास जैसे कोई भी आपने जैसे हीटर यहाँ से यहाँ पर यूज किया हो और यहाँ पर हीटर की कोई भी कोयल शॉर्ट सर्किट हो गई, तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा क्या होगा भाई, उसमें करंट बढ़ जाएगा और जब करंट बढ़ेगा तो उसमें हीट भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। रेजिस्टेंस इसके पास ऑलरेडी है, तो आपको पता है कि S इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। टाइम, अगर ज्यादा टाइम के लिए करंट पास होगा, भाई मान लो नॉर्मल टाइम अब से चल रहा है, उसकी करंट की वैल्यू कम है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मान लो इसकी करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, भाई ये मैक्सिमम कितना करंट पास कर सकता है अपने में से 2 एम्पियर। अगर इससे नीचे इसमें से कोई करंट पास होने लग रहा है तो इसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजीली पास कर देगा। लेकिन ये हुआ कि अगर इसमें से इस 2 एम्पियर से ज्यादा जब करंट पास होगा तो इसका तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी है और इसकी जो यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर इसमें जो जनरेटेड हीट होगी वो भी क्या हो जाएगी भाई, ज्यादा हो जाएगी। जब वो हीट ज्यादा होगी तो ये जो वायर है वो क्या हो जाएगा, कहीं से भाई ब्रेक हो जाता है।
क्लियर। जहां पर भी मान लो अगर भैया दोनों टाइप पॉइंट से होल्ड किया हुआ है तो क्या हो जाता है, ये बीच से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही वो बीच से ब्रेक होगा तो आगे सर्किट क्या हो जाएगा भैया, इनकम्प्लीट। और सर्किट इनकम्प्लीट होने पर क्या हो जाएगा, जो इसके आगे जितने भी डिवाइसेस हैं दे ऑल आर इन सेफ कंडीशन। वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई, वो सेफ कंडीशन में होते हैं। क्लियर है, ये आपके पास होता है। या फिर आप लोगों ने जैसे देखा होगा जो बोलते हैं भाई ऑटोमेटिक प्रेस आप लोग अपने घर में यूज करते हो, ठीक है, तो जिसको हम इलेक्ट्रिक प्रेस है, ठीक है, वो आपकी वो क्या होते हैं, जैसे कि आप प्रेस करने लग रहे हो वो हीट हो जाती है, लेकिन हीट होने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप रुक जाती है एक टक की आवाज के साथ। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर उसी वायर होता है लेकिन वहां पर एक क्लिप लगी होती है, जैसे कुछ इस तरह की क्लिप होती है, ठीक है, वो क्लिप इसके साथ कनेक्टेड रहती है जब तक उसको मान लो चाहिए हीट। अब उसने कहते हैं इसकी जो कैपेसिटी है वो है 200 जूल तक की कैपेसिटी है। जब तक वो 200 जूल तक नहीं पहुंचेगी वो अपना काम कंटिन्यू करेगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये 200 से नीचे पहुंचे ज्यादा पहुंचेगी, जैसे ये 210 जूल भी हो जाती है तो ये क्या होगा, यहाँ पे से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर ये इससे दूर हो जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे इससे कुछ दूर हो जाता है, ठीक है, किसी भी चीज से क्या हो जाता है वो इससे कुछ दूर हो जाएगा। और वो जैसे इससे दूर होगा तो सर्किट क्या होगा भैया, इनकम्प्लीट। और सर्किट इनकम्प्लीट हो गया तो इनकम्प्लीट होने की स्थिति में क्या हो जाएगा भैया, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया तो जैसे ही सर्किट इनकम्प्लीट होगा करंट आगे पास नहीं हो जाएगा, वो वापस क्या होगा, उसका जो हीटर बंद हो जाएगा, फिर धीरे 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 वो हीट वापस पहुंच जाती है जैसे 200 जूल पर। तो जैसे उसके पास पहुंचेगी ये तुरंत फिर से क्या हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कनेक्ट होगा फिर से सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, और सर्किट स्टार्ट होते ही फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस फ्यूज के बहुत सारे अपने यूज होते हैं भाई आपके पास, जिसको आप में आपके पास घर में आप मेन जो एमसी बोलते हो, मेंटेनेंस सर्किट बोर्ड, स्टार्टिंग में जो घर के बिल्कुल ही जैसे कि जहां से हम लोग अपना सप्लाई स्टार्ट करते हैं मीटर के जस्ट बाद, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जहाँ से मेन सप्लाई स्टार्ट होती है वहां पर कुछ इस तरह से लगा होता है, जैसे जो इस तरह से ये छोटे छोटे, और यहाँ पर उसमें कुछ एक इस तरह का बना होता है हैंडल सा, इसको छोटा सा, ठीक है, वो इसको एमसी भी बोलते हैं, मेंटेनेंस सर्किट बोर्ड। अगर उसको हम डाउन कर देते हैं तो सर्किट कट हो जाता है, अप कर देते हैं सर्किट स्टार्ट हो जाता है, उसी के अंदर फ्यूज लगते हैं। जैसे मान लो कि घर में ज्यादा करंट का कंजप्शन होना स्टार्ट हो गया या हाई पोटेंशियल करंट आ गया है तो तुरंत क्या हो जाएगा, वही अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटो ब्रेक हो जाता है, और ऑटो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, वहीं पर वो अपने आप शट डाउन हो जाती है तो करंट आगे जाएगा। क्लियर है, तो भैया अपने पास इसमें फ्यूज होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, सर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। कल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म, वो स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। क्लियर है भाई, क्लियर है एवरीवन। बेटा कुछ रिस्पॉन्स दिया करें थोड़े से आप लोग, जाओ जो भी जितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो मैं इस क्लास को आज एंड करता हूँ। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, किसी न्यूमेरिकल वगैरह में, फिर आपने न्यूमेरिकल सोल्व क्या करें, बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, वो न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व करें तो आप लोगों का फायदा होगा। कुछ चीज समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि 10th क्लास के बहुत कम बच्चे पूछते हैं चीजें, कोई पूछता है नहीं, बहुत कम बच्चे, कोई एक दो बच्चे ऐसे कुछ थोड़ा पूछ लेते हैं, तो क्लास अटेंड करने नहीं आते हैं। चलिए भाई, मैं अब क्लास और होने वाली है, मिलते हैं फिर कल। बाय स्टूडेंट्स।